नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक रक्षणा वेदिकी द्वारा शहर में निकाली गई रैली। लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मैसूरू पहुंचे। कर्नाटक वन विभाग अंग्रेजों द्वारा पट्टे पर दी गई 7500 एकड़ जमीन वापस लेगा। कभी कभी लगता है कि मैं आतंकवादी हूं, पंजाब की चुनावी सभा में बोले केजरीवाल। असम में अब तंत्र मंत्र और जादू टोने से इलाज करना कानूनी अपराध, हेमंत सरकार ने पास किया विधेयक। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक रक्षणा वेदिकी द्वारा शहर में एक बाइक रैली निकालकर शहर में कन्नड़ बोर्ड लगाने के लिए पंपलेट वितरित किए। आज सुबह शहर के शिवनगर क्षेत्र से रैली निकालकर शहर के बाहरी क्षेत्र में गश्त करते हुए शहर के गुम्बा के समीप चित्ता क्रॉस पर समाप्त की। रैली जहां जहां से भी गुजरी वहां लोगों को और दुकानदारों को पंपलेट देकर कन्नड़ में बोर्ड लगाने का आग्रह किया। कैमरामैन पप्पू राज की कवरेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर मैसूरू में हैं और आज विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिए। राज्य में लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच शाह की मैसूरू यात्रा का महत्व बढ़ गया है। वो लगभग 2:40 पर एक विशेष विमान से मैसूरू पहुंचे और जिला प्रशासन और भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बीवाई विजेंद्र, आयोजन सचिव बीवी राजेश, विधायक टीएस श्रीवास्तव, श्रीवत्स, पूर्व विधायक एस रामदास, उपायुक्त केवी राजेंद्र, पुलिस आयुक्त रमेश बनोट, पुलिस अधीक्षक सीमा लाटकर और अन्य उपस्थित थे। सांसद प्रताप सिंह महा की अनुपस्थिति विशिष्ट थी। कर्नाटक के पर्यावरण और वन मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा कि सरकार विभिन्न कंपनियों से 7500 एकड़ वन भूमि वापस लेने के उपाय करके जानवरों की मुक्त आवाजाही को आसान बनाने के लिए राज्य के वन क्षेत्र का विस्तार करने की योजना बना रही है, जो अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। खंडे ने ये घोषणा तब की जब वो मैसूरू में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि उन संपदाओं से वन भूमि वापस लेने के लिए एक विशेष टीम और कानूनी सेल का गठन किया गया है, जिनकी अनुबंध अवधि समाप्त हो गई है और यहां तक कि लंबित लीज राशि भी एकत्रित करने के लिए जो उन्हें सरकार को देनी है। कुछ साल पहले जब वर्तमान प्रिंसिपल मुख्य वन संरक्षक बीपी रवि चामराजनगर क्षेत्र के मुख्य वन संरक्षक थे, उन्होंने कुछ कंपनियों को नोटिस जारी किया था जिन्होंने लीज राशि नहीं दी थी। उन संपत्तियों के कुछ मालिक अदालत में भी गए हैं। कानूनी लड़ाई हमारी ओर से जारी रहेगी, उस संबंध में विशेष कानूनी सेल। पंजाब के खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कभी कभी उनको लगता है कि वो एक आतंकवादी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मेरे साथ एक अपराधी की तरह व्यवहार कर रही है और मुझे झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार करवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और वही मुझे जेल में डालना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग मुझे गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहते हैं, जिससे मैं आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार न कर सकूं। इनके पास मेरे खिलाफ किसी भी मामले में कोई सबूत नहीं है। इसके बावजूद ईडी मुझे नोटिस पर नोटिस भेजकर परेशान कर रही है। ये लोग सोच रहे हैं कि मैं ऐसे झूठे नोटिसों से डर जाऊंगा, तो ये गलत सोच रहे हैं। इस चुनावी सभा में केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में पंजाब की 13 की 13 और दिल्ली की 7 की 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। केजरीवाल का बयान कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि दोनों दल इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं और अभी तक सीट बंटवारे को लेकर बात फाइनल नहीं हुई। वहीं अब जब केजरीवाल ने ऐलान किया है तो इससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली है। वहीं इससे पहले कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली, हरियाणा और गोवा राज्यों में गठबंधन का फॉर्मूला तय हो चुका है और पंजाब पर बातचीत जारी है। लेकिन अब केजरीवाल के इस बयान ने पिछली खबरों पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। आज का समय विज्ञान का है। विज्ञान ने कई लाइलाज बीमारियों का इलाज खोज लिया है, लेकिन अभी भी कई लोग ढोंगियों और अज्ञानी लोगों के बहकावे में आकर जादू टोने के भरोसे से इलाज कराते हैं। आपने भी कभी ना कभी सुना होगा कि फलाना बाबा या फकीर दुआ पढ़कर रोगों को ठीक करता है। शायद आपने किसी को ऐसा करते हुए भी देखा होगा, लेकिन अब असम में ऐसा करना गैर कानूनी होने वाला है। शनिवार को असम सरकार ने उपचार के नाम पर जादुई उपचार की प्रथाओं को प्रतिबंधित करने और समाप्त करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में ऐसे उपचारकर्ताओं के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। ये निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णयों को साझा करते हुए शर्मा ने कहा कि कैबिनेट ने एक समर्पित सतत विकास कार्यक्रम के लिए 10 शहरों और कस्बों का भी चयन किया और राज्य नगरपालिका कैडर में सुधार लाने का प्रस्ताव रखा। मंत्रिपरिषद ने असम उपचार बुराइयों की रोकथाम प्रथा विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी। विधेयक का उद्देश्य बहरापन, गूंगापन, अंधापन, शारीरिक विकृति और ऑटिज्म जैसी कुछ जन्मजात बीमारियों के इलाज के नाम पर जादुई उपचार की प्रथाओं को प्रतिबंधित करना और समाप्त करना है।
यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पार्टी विरोधी टिप्पणियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के कुछ दिनों बाद कांग्रेस से निष्कासित किए गए आचार्य प्रमोद कृष्णन ने रविवार को कहा कि कोई समझौता नहीं हो सकता। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, राम और राष्ट्र, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सकता। शनिवार को एक आधिकारिक बयान में कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रमोद कृष्णन को तुरंत 6 साल की अवधि के लिए पार्टी से निष्कासित करने के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, जिसमें कहा गया कि यह निर्णय अनुशासनहीनता की शिकायतों और पार्टी के खिलाफ बार बार सार्वजनिक बयानों के बाद लिया गया। इस फैसले के बाद प्रमोद कृष्णन का पहला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को टैग करते हुए ट्वीट किया और अपनी बात रखी। शुरुआत में कृष्णन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और उन्हें 19 फरवरी को होने वाले श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। उसके बाद उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, माननीय प्रधानमंत्री को इसे स्वीकार करने के लिए हार्दिक आभार और धन्यवाद। प्रमोद कृष्णन के निमंत्रण के लिए धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री ने जवाब में कहा कि आस्था और भक्ति से जुड़े इस पवित्र अवसर पर का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इससे पहले पिछले महीने कृष्णन ने अयोध्या में राम मंदिर में 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने के विपक्षी नेताओं के फैसले की आलोचना करते हुए कहा था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आचार्य प्रमोद ने उस समय कहा, कोई ईसाई या पुजारी या मुस्लिम भी भगवान राम के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सकता। राम भारत की आत्मा है, राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अप्रैल मई महीने के दौरान देश में लोकसभा चुनाव की संभावना है। चुनाव के ऐलान से पहले राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। कई दलों ने कई सीटों से अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी भी राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। इस बार यात्रा मिजोरम से शुरू हुई थी और इसे मुंबई में समाप्त होना है। 14 जनवरी से शुरू हुई यात्रा को 20 मार्च को मुंबई में खत्म होना था, लेकिन अब माना जा रहा है कि यात्रा इससे पहले ही खत्म हो सकती है। सूत्रों के अनुसार यात्रा की स्पीड को बढ़ाया गया है। पहले एक दिन में 70 किलोमीटर का सफर तय करने की योजना थी, हालांकि अब ये 100 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से चल रही है।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में पार्टी अब 11 दिन के बजाय 6 से 7 दिन में ही अपनी यात्रा को समाप्त कर लेगी। इस लिहाज से राहुल गांधी की यात्रा 10 मार्च को समाप्त हो सकती है। पार्टी सूत्रों के हिसाब से हालिया राजनीतिक हलचलों ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। यात्रा के दौरान कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। इंडिया गठबंधन के कई साथी भी बीच मझधार में नाव बदल चुके हैं। नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो चुके हैं। आरएलडी के भी एनडीए में शामिल होने के कयास चल रहे हैं। वहीं कई अन्य दल भी कांग्रेस पार्टी को तेवर दिखा रहे हैं। इन सब से निपटने के लिए राहुल गांधी यात्रा को समय से पहले खत्म करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ का दौरा किया और राज्य के लिए 7,550 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में चल रही कई विकास परियोजनाओं से पता चलता है कि डबल इंजन सरकार सभी विकास कार्यों पर दोगुनी गति से काम कर रही है। राज्य में मेरी इस यात्रा को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है और तरह तरह की बातें कही जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि मोदी झाबुआ से लोकसभा चुनाव की लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ चुनाव प्रचार के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए हूँ। उन्होंने कहा कि विपक्ष कह रहा है कि एनडीए अब की बार 400 पार, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अकेले बीजेपी 370 सीटों पर जीत हासिल करेगी या 370 सीटें पार करेगी। इसके लिए पीएम मोदी ने जनता को मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने बूथ पर पिछली बार की तुलना में बस 370 ज्यादा वोट पार्टी को दिला सकेंगे तो ये लक्ष्य हासिल हो सकता है। कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के चर्चित नेता व पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी ने अजीत पवार की एनसीपी का दामन थाम लिया। इस बाबत तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ मेरा 48 साल का रिश्ता रहा। हाल ही के दिनों में बहुत कुछ मेरे साथ हो रहा था, पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा था, इसलिए रिश्ता और आगे ले जाना बेहद मुश्किल था। इन सब के बारे में विचार किया और अब अजीत पवार प्रफुल्ल पटेल से कई दिनों की चर्चा के बाद आज अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हुआ हूं। उन्होंने कहा कि अब मैं एनसीपी का हूं, पूरी जी जान लगाकर पार्टी के लिए काम करूंगा। उन्होंने कहा कि जो लोग मेरे एनसीपी और एनडीए में शामिल होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पहले वो बताएं कि जब एमवीए में शिवसेना को साथ लिया था तब उनका सेक्युलर मुद्दा कहां गया था। अजीत पवार ने मन से कहा कि वो एनडीए के साथ भले हैं, लेकिन उन्होंने मौलाना आजाद, फुले, अंबेडकर, शाहू के विचारों को त्यागा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपनी बात पर कायम रहेंगे। मेरे बेटे जिशान को भी परेशान किया जा रहा है। जब राज्य का पार्टी अध्यक्ष विधायक की नहीं सुन रहा तो आगे क्या कहा जाए। जिस तरह की परेशानी उसे हो रही है, हो सकता है वो भी जल्दी हमारे साथ आ जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान सोमवार को अयोध्या जाएंगे। सूत्रों के अनुसार पंजाब के सीएम भगवंत मान आज रविवार शाम को परिवार के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली से ही दोनों मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ अयोध्या के लिए रवाना होंगे। सूत्रों के अनुसार ये दोनों मुख्यमंत्री अपने माता पिता और पत्नी के साथ अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ 22 जनवरी के अभिषेक समारोह के बाद नवनिर्मित मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बता दिया था। वहीं 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सीएम अरविंद केजरीवाल रोहिणी के सेक्टर 11 के प्राचीन श्री बालाजी मंदिर में सुंदरकांड पाठ में अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सुंदरकांड का पाठ किया। कार्यक्रम के बाद केजरीवाल ने कहा कि अब हर महीने के पहले मंगलवार पूरी दिल्ली में सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से दिल्ली में सुख और शांति आएगी। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया था कि आम आदमी पार्टी अब हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड के पाठ का आयोजन करवाएगी। इजरायल हमास युद्ध को 4 महीने से अधिक का वक्त हो चुका है, बावजूद गाजा में इजरायली सेना का प्रहार जारी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास आतंकियों के पूर्ण खात्मे तक हमले जारी रखने की कसम खाई है। इस बीच हमास आतंकियों की एक और चौंकाने वाली सुरंग मिलने से इजरायली सेना हैरान रह गई। इजरायल की सेना ने कहा है कि उसने गाजा सिटी में संयुक्त राष्ट्र फलस्तीनी शरणार्थी एजेंसी के मुख्यालय के नीचे सुरंग खोजी है, जिनका इस्तेमाल हमास के आतंकवादी बिजली आपूर्ति कक्ष के रूप में कर रहे थे। इजरायली सेना के इस खुलासे से हड़कंप मच गया है। इससे कुछ दिनों पहले इजरायल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले में इसी एजेंसी के कुछ कर्मचारियों के शामिल होने का आरोप लगा था। इससे इजरायल और संयुक्त राष्ट्र अब आमने सामने हैं। इजरायली सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल ईडो ने कहा, ये बिजली कक्ष है, आप चारों और बैटरियां और दीवारों पर बिजली उपकरण देख सकते हैं, सब कुछ इन्हीं से संचालित होता है। इन सुरंगों से उन्हें बिजली आपूर्ति होती है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी UNWRA की संचार निदेशक जूलियट टोमा ने कहा कि एजेंसी इस बात से अनभिज्ञ थी कि मुख्यालय की इमारत के नीचे क्या है। टोमा ने कहा कि उन्होंने कई बार मुख्यालय का दौरा किया था और बिजली कक्ष के बारे में पता नहीं चला था। एक बयान में टोमा ने कहा कि UNWRA ने सितंबर में सुविधा का नियमित त्रैमासिक निरीक्षण किया था। बयान में कहा गया है कि एक मानव विकास और मानवतावादी संगठन है, जिसके पास न तो सैन्य और सुरक्षा है विशेषज्ञता है, न ही इसके परिसर के अंतर्गत क्या है या क्या हो सकता है इसका सैन्य निरीक्षण करने की क्षमता है।
चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटक रक्षणा वेदिकी द्वारा शहर में निकाली गई रैली। लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मैसूरू पहुंचे। कर्नाटक वन विभाग अंग्रेजों द्वारा पट्टे पर दी गई 7500 एकड़ जमीन वापस लेगा। कभी कभी लगता है कि मैं आतंकवादी हूं, पंजाब की चुनावी सभा में बोले केजरीवाल। असम में अब तंत्र मंत्र और जादू टोने से इलाज करना कानूनी अपराध, हेमंत सरकार ने पास किया विधेयक। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।